Hello friends, welcome on behalf of Pathfinder Academy. Welcome on behalf of me, रविराज सर, वेलकम यू। और हम हमारी जो परीक्षा आधारित थ्योरी क्लासेस की श्रृंखला है मिशन सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2025 उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और आज उसकी पहली क्लास है। और हमने टॉपिक हमारा टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर द ओड लिटरेरी फॉर्म आपके सिलेबस का एक भाग है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमारे इस सेकंड ग्रेड परीक्षा आधारित थ्योरी क्लासेस की श्रृंखला में। तो हम शुरू करते हैं। हमने जैसे कि बताया पहले आपसे कि हम इन क्लासेस में मैक्सिमम हमारा ओरली कन्वर्सेशन करेंगे। ओरली डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और मिनिमम रिटन बोर्ड पे मैं जो है बहुत ही मिनिमम लिखने का यहाँ पर प्रयास करूँगा और क्लासेस हमारी ओरल चलेगी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहला लिटरेरी फॉर्म है हमने जो यहाँ पर लिया है द ओड लिटरेरी फॉर्म हमने यहाँ पे लिया है। आपके सिलेबस में बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म है, एलिजी है, बैलेड है, एपिक है, ड्रामा है, मॉक ड्रामा है, मॉक एपिक है और एक ओड है। जिसमें देखिए ओड क्या होता है, हम शुरू करते हैं। ओड जो होती है एक लिरिकल पोएम होती है, लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है। पोएम तो एलिजी भी होती है, पोएम बैलेड भी होती है, सोनेट भी एक तरह की लिरिकल पोएम होती है और एपिक जो होता है जिसे हम महाकाव्य कहते हैं वह भी एक पोएम ही होता है। लेकिन एपिक जो होता है वह नरेटिव पोएम होती है। एपिक जो है वह एक नरेटिव पोएम होती है, जबकि ओड जो है वह एक लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है। पोएम सर सोनेट भी होती है, एलिजी भी एक तरह की पोएम है, बैलेड भी एक तरह की पोएम है। ये तीनों ही जो मैंने बताई आपको वो तीनों ही लिरिकल पोएम है। उसी तरह से ओड जो है वह भी एक लिरिकल पोएम है। तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ओड जो है वह एक लॉन्ग लिरिकल पोएम है, एक लंबी इलोबरेट लिरिकल पोएम जो होती है उसे ओड कहते हैं। जबकि सोनेट जो है 14 लाइन्स की होती है, एलिजी है लेमेंट पे होती है, मॉर्निंग पे होती है, ठीक है। और एपिक तो अपने आप में पोएम होती है लेकिन लिरिकल नहीं होती है, वो एक नैरेटिव पोएम होती है जो डिस्क्रिप्टिव होती है और जो है लिरिकल फॉर्म में नहीं होती। लिरिकल का मतलब जिसको गाया नहीं जाता है, गा करके पूरी तरह से सुनाया नहीं जाता है। जो लिरिकल पोएम होती है उनको लयबद्ध, ठीक, इनके मीटर होते हैं, उनकी रिदम होती है, उनका लय ताल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको गा करके जो है वो परफॉर्म किया जाता है, सुनाया जाता है। तो ओड जो है एक लिरिकल पोएम है और लिरिकल पोएम भी कैसी है? एक लॉन्ग लिरिकल पोएम है। जब हम ओड की बात करते हैं तो सबसे पहले ओड जो है वह कहाँ से आई? ओड पोएम जो है वह इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ओल्ड फॉर्म है। ओल्ड लिटरेरी फॉर्म इंग्लिश लिटरेचर का जो है, वन ऑफ द ओल्ड लिटरेरी फॉर्म जो है वह द ओड जो है वह इंग्लिश लिटरेचर का माना जाता है। सोनेट जो है उसके बाद में आया, एलिजी जो है वह भी उसके बाद का है। ओड जो है वह सबसे पुराना फॉर्म में से, लिटरेरी फॉर्म में से एक माना जाता है। अब ओड जो है जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश जितनी भी है वह पूरी यूरोप की भाषा है। यूरोप की भाषाओं का मिला जुला रूप जो है वो इंग्लिश का रूप है। तो उसमें प्रमुख जो है, हम जब लिटरेचर की बात करेंगे तो कई बार आपके सामने ग्रीस, इसका डेवलपमेंट जो है वो ग्रीस में हुआ। ग्रीस में भी इसका जो मुख्य जो समय माना जाता है वो 552 से 542 BC, बिफोर क्राइस्ट, इसका जो टाइम माना जाता है वह 552 से 542 BC, बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो एरा है, ईसा पूर्व जिसे हम कहते हैं, वह इसका समय माना जाता है। इसको इनिशियली वहाँ के जो प्रसिद्ध, ग्रीस के जो प्रसिद्ध पोएट थे पिंडार के द्वारा इसको डेवलप किया गया। पिंडार ने इनिशियली इसको इस एरा के अंदर डेवलप किया और स्पेशली इस एरा के अंदर जो गेम्स होते थे, जो एथलेटिक्स होते थे, जो ओलंपिक्स होते थे, मैं गेम्स कह दूँ, ओलंपिक कह दूँ, ओलंपिया एक ग्रीस में स्थान है जहाँ पर गेम्स होते थे और जिसके ऊपर ही ओलंपिक का नामकरण हुआ है। और जो आधुनिक जो ओलंपिक गेम्स है वह भी एथेंस से ही शुरू हुए थे। तो ओलंपिक या गेम्स जो है वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होते थे, वहाँ के जो विनर्स होते थे, जो एथलेटिक्स होते थे, उनके विक्ट्री में पिंडार जो थे पोएट,
वह लंबे गीत गाया करते थे। तो वहीं से ओड का जन्म हुआ, वहीं से ओड की ओरिजिन हुई। तो पिंडार जो है उसके द्वारा भी ग्रीक फॉर्म में इसकी ओरिजिन हुई, और जो इसका प्राचीन फॉर्म था वो एक विक्ट्री सॉन्ग के रूप में, जो कि एथलेटिक्स और जो पार्टिसिपेंट होते थे ओलंपिक के अंदर, जो गेम्स के अंदर, उस समय गेम्स किस तरह के होते थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इतना ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के गेम्स हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। गेम्स उस समय कोई अभी के जो हमारे मॉडर्न गेम्स है वो तो नहीं होते थे, लेकिन कार्ट रेस, जैसे कि कार्ट रेस है, आपके हॉर्स रेस है, रेसलिंग है, कार्ट रेस, हॉर्स रेस, रेसलिंग, ये सारे खेल जो हैं वह उस समय होते थे, चेस वगैरह होते थे। तो यह खेल होते थे, उसमें बड़े पैमाने पर ये खेल खेले जाते थे, और उसके ऊपर उस पर आधारित जो है गीत बनाए जाते थे, जो कि पिंडार के द्वारा बनाए जाते थे। उसकी एक अपनी स्टाइल होती थी, एक अपना उसका पैटर्न होता था, जिसको ओड कह दिया गया। अब क्या पैटर्न होता था, देखिए ओड जो है, ओड का पैटर्न किस तरह का होता था, ओड का सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, उसकी थीम क्या होती थी, उसकी स्टाइल कैसी होती थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। ओड जब शुरुआत में बना तब यह ग्रीक का जो सॉन्ग पैटर्न होता है उस रूप में बना। और यह, चूंकि हमने ओड की बात की, तो ओड जो अगर मैं हिंदी में आपको कह दूं, जैसे कि मैंने एक शब्द काम लिया विक्ट्री सॉन्ग, ये एक तरह से विक्ट्री सॉन्ग इनिशियल फॉर्म में यह विक्ट्री सॉन्ग होते थे। लेकिन व्यापक रूप से ओड जो है वह, ओड का जो सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट की जो रेंज होती थी बहुत ही वाइड होती थी। ओड की जो सब्जेक्ट रेंज होती थी, मैं कह दूं सब्जेक्ट की जो रेंज होती थी ओड की, वह बहुत ही वाइड होती थी, बहुत ही व्यापक इसका सब्जेक्ट होता था। यह सब्जेक्ट जो है वह किसी की डेथ के ऊपर हो सकता है, किसी के बर्थ के ऊपर हो सकता है, नेचर पे हो सकता है, यह जो है कोई इमोशन पे हो सकता है। बहुत ही व्यापक विषय के ऊपर ओड लिखी जाती थी। हम कह सकते हैं इसका इंग्लिश में मैं आपको कह दूं, सब्जेक्ट की रेंज बहुत ही इलेबोरेट थी। मैं कह दूं इसकी कॉम्प्रिहेंसिव थी। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है वाइड रेंज थी। वाइड रेंज किस सेंस में, वाइड रेंज और इलेबोरेट रेंज, इलेबोरेट लिरिकल पोएम होती थी ओड, किसी भी विषय के ऊपर लिखी जाती थी, किसी भी विषय के ऊपर लिखी जाती थी। तो फिर दूसरी पोएम से इसमें क्या फ़र्क था, क्या डिफरेंसेस थे। और जो थे वह मैंने जैसे कि बताया विक्ट्री सॉन्ग होते थे, और ये इनका जो मैटर होता था, इनकी जो विषय वस्तु होती थी बहुत ही सब्टल होती थी। सब्टल का मतलब ग्रैंडियर होती थी। ग्रैंडियर सब्टल विषय वस्तु होती थी। ग्रैंडियर का मतलब भव्य, उत्कृष्ट और भव्य विषय वस्तु इसकी होती थी। चाहे आप किसी के डेथ पर लिखिए, तब भी आपको जो वर्ड्स हैं वह काफ़ी सब्टल और काफ़ी डिग्निफाइड वर्ड्स, और एक डिग्निफाइड लैंग्वेज को काम में लेना होता था आपको, एक विगोरियस लैंग्वेज को काम में लेना। अगर आपके किसी विक्ट्री पे लिख रहे हैं, किसी वॉर पे लिख रहे हैं, किसी वॉर के विन पे लिख रहे हैं, किसी बैटल के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, किसी किंग के कोरोनेशन पे लिख रहे हैं, तो आपकी जो सब्जेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए वह। अब सब्जेक्ट, सब्टल और ग्रांडियर का क्या मतलब है, सब्टल और ग्रांडियर का ये मतलब है कि सब्टल और ग्रांडियर में विगोरियस आ गया, आपका विगोरियस आ गया, इसमें पैशनेट, इसमें आ गया आपका सीरियस कह दूं मैं, यदि आपकी ओड जो है वह किसी सीरियस मैटर पे है, किसी के डेथ पर है, डेथ पर भी जो है वह ओड लिखी जाती है। लेकिन जो उसका जो लैंग्वेज है वह काफ़ी क्या होना चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही डिग्निफाइड होनी चाहिए और सीरियस मैटर होना चाहिए। शब्दों का जो तालमेल है, शब्दों का जो प्रयोग है वो क्या होना चाहिए, काफ़ी गरिमामय होना चाहिए। बाकी लिरिकल पोएम के अंदर थोड़े से हल्के और मैं कह दूं एक नॉर्मल सेंस के या आम भाषा के प्रचलित शब्द काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन जो ओड होती है उसमें काफ़ी ओज वाले
और तेज वाले, जो तेज को प्रकट करते हैं, ओज को प्रकट करते हैं, विगोरियसनेस, ठीक है, पैशनेट, सीरियसनेस, यह सारे जो है वह ओज के जो विषय वस्तु है उसमें प्रयोग में लिए गए शब्दों का जो है वह इस तरह का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा मैं कह दूं इसमें एग्जाल्टेड और एंथुसियास्टिक, एग्जाल्टेड भी उत्कृष्ट और एंथुसियास्टिक इस तरह की भाषा शैली जो है वह ओड में काम में ली जाती है। यह इसलिए इसे गाथा गीत, ठीक है, इसे गाथा, किसी की वीरता पे हो सकती है गाथा, ठीक है, किसी की डेथ हुई है पर उसकी डेथ पर भी गाथा, उसके जो गरिमामयी और जो भव्यता, शब्दों की भव्यता उसकी डेथ पर जो है वो अगर लिखता है कोई तो उसकी डेथ पर भी जो है वो काफ़ी ओजस्वी शब्दों को और ओजपूर्ण और तेज वाले शब्दों को जो है वो काम में लिया जाता है। इसमें एक और शब्द जैसे मैं इसमें कसीदे, जैसे हम एक आपका उर्दू का शायद शब्दों का कसीदे पढ़ना, ठीक है, तारीफ़ के कसीदे पढ़ना, ठीक है, तो इसमें करेजियस, विगोरियस, विक्ट्री सॉन्ग, विक्टोरियस जो वर्ड्स होते हैं उनको काम में लिया जाता है ओड में। तो ये इसकी भाषा शैली होगी। विषय वस्तु की रेंज जो है विस्तृत है, कोई और छोड़ नहीं है, किसी भी विषय के ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है, उसकी भाषा शैली जो है वो ग्रांडियस होनी चाहिए और जो है वह कैसी एग्जॉल्टेड होनी चाहिए, एंथुसियास्टिक होनी चाहिए, सीरियस मैटर होना चाहिए, सीरियस मैटर होना चाहिए। अगर डेथ पर है, लेमेंटेशन डेथ पर भी लिखा गया है, ठीक है, टेनिसन ने ऑड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन लिखी है, डेथ पर भी लिखी है, सोरो पर भी लिखी जाती है, ठीक है। इसकी जो इलोबरेट विषय वस्तु है वह किसी की डेथ पर हो सकती है, किसी के बर्थ पर हो सकती है, बर्थ पे भी लिखा है मिल्टन ने। उसके बाद आप किसी की विक्ट्री पर हो सकती है, गेम्स में जैसे हमने देखा पिंडार ने सारी लिखी है। इसके बाद नेचर पर हो सकती है मिल्टन ने, और वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने नेचर पर लिखा है बहुत सारा। आप इसमें विक्ट्री हो गया, डेथ हो गया, बर्थ हो गया, नेचर हो गया। लेमेंटेशन पे हो सकती है, दुख पे हो सकती है, किसी के दुख के ऊपर हो सकती है, लेमेंटेशन, सोरो उस पर हो सकती है, ठीक है। सीरियस भी हो सकती है, ओड जो है वो सीरियस भी हो सकती है, लेकिन भाषा शैली जो है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। यही ओड जो है की विशेषता है। और ओड जो है इसी बेस पर, इसके विषय वस्तु के बेस पर, और इसकी जो लेंथ है, हमने कहा लॉन्ग लिरिकल पोएम, ओड कैसी होती है, लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है, तो इस बेस पर जो है यह बैलेड से और एलिजी से और सोनेट से अलग होती है। जो एक लंबी कविता होती है, ये 1 पेज की हो सकती है, ये 5 पेज तक की होती है, और शायद ये 10 पेज तक की भी हो सकती है। 21-25 स्टेंजास तक जो है, 25 स्टेंजा जो है वह ओड के अंदर काम में लिए गए हैं कीट्स के द्वारा। कीट्स ने जो है 25 स्टेंजा की जो है वह ओड लिखी है। तो ये जो है वह ओड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ओड जो है, ओड म्यूजिकल पोएम है, म्यूजिकल पोएम है, साथ ही साथ इसको स्टेज पर भी परफॉर्म किया जा सकता है। इट इज़ ए म्यूजिकल पोएम, कैन बी संग इन कोरस, इन यूनिसन, कोरस के अंदर सामूहिक रूप से इसको गाया जा सकता है और स्टेज पर परफॉर्म किया सकता है डांस के थ्रू जो है स्टेज पर ग्रुप जो है 12 to 50 पीपल का ग्रुप जो होता है, 10 to 50 पीपल का ग्रुप जो है वो मिल करके जो डांस करता हुआ ओड को जो है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। तो डांसिंग सॉन्ग है ये, और स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है। हमारे हिंदी में भी इस तरह की जो ओजपूर्ण कविताएं, जहाँ जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये इस ओजपूर्ण कविता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कविताएं देश के ऊपर, नेशन के प्राइड के ऊपर लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी किंग के कोरोनेशन पे लिखा जा सकता है, किसी किंग का क्रिटिसाइज करके लिखा जा सकता है, किसी किंग के कोरोनेशन पे लिखा जा सकता है, किसी मार्टियर की डेथ पर लिखा जा सकता है, किसी लीडर की डेथ पर और किसी लीडर को प्रेस करते हुए, एप्रिसिएशन करते हुए लिखी जा सकती है। बहुत ही वाइड रेंज में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी विषय वस्तु और इसका जो लैंग्वेज है, इसकी भाषा शैली जो है वो बहुत ही ओजपूर्ण होनी चाहिए, काफ़ी हाई क्वालिटी की और काफ़ी
एक्सॉल्टेड होनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। ये ओड जो है, ये इसकी मेन जो है वह कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट जो है, जब हम ओड की बात करते हैं तो ओड जैसा कि मैंने बताया, इसका डेवलपमेंट जो है इनिशियली जो है वह पिंडार के द्वारा हुआ, जिसको पिंडारिक ओड कहते हैं। और एक इसमें जो आती है वह होरेशियन ओड, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, और एक तीसरी जो है हम बाद में बात करेंगे। और पिंडारिक ओड मैंने जैसे बता दिया 552 से 542, और होरेशियन ओड जो है वह 65 से 8 BC के बीच में, मतलब पिंडारिक ओड के बाद होरेशियन। ये ग्रीक स्टाइल, ग्रीस में डेवलप हुई इसलिए ग्रीक स्टाइल। ये रोमन स्टाइल में है, ये रोमन स्टाइल के अंदर डेवलप होती है। इसको होरेस नामक पोएट होते हैं, उनके द्वारा डेवलप किया जाता है रोम में, और इसको मैंने बता दिया पिंडार के द्वारा डेवलप किया जाता है। ये दो विधाएं जो है अलग अलग, मैं कह दूंगा इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, अलग अलग शाखाएं तो नहीं, मतलब इसकी शाखाएं हम कह दें या क्योंकि इसका जो बेसिक है, जो ओड की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो दोनों में ही सेम रहती है, लेकिन थोड़ा सा जो है एक रोम के अंदर, इटली के अंदर डेवलप हुई, एक इसके अंदर डेवलप हुई, तो थोड़ा सा इसके जो मीटर और स्टेंजा है और जो इसकी स्टेंजा की ग्रुपिंग है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। तो उस आधार पर इसको होरेशियन और पिंडारिक ओड के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसमें आप पिंडारिक ओड के अंदर मेन जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये पिंडारिक ओड जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पिंडारिक ओड्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। स्ट्रफी, एंटी स्ट्रफी, स्ट्रफी और एंटी स्ट्रफी। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो इपोड। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है पिंडारिक ओड। क्या मतलब है इसका? देखिए, ओड जो होती है वह स्टेंजा के अंदर चलती है, तो ये स्ट्रफी का मतलब, स्ट्रफी आर लिख दीजिएगा। स्ट्रफी का मतलब जो ओड होती है उसका जो इनिशियल पार्ट होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेंजा होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रफी। यह स्ट्रफी जो होती है वो उसका पहला पार्ट होता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है जो स्ट्रफी को फॉलो करता है, दैट इज एंटी स्ट्रफी, जो कि एंटी स्ट्रफी कहता है। हिंदी में इसको छंद कहते हैं, जो पद्य कह दूं मैं, छंद कह दूं, ठीक है, और छंद के बाद प्रतिपदा, बाकी की जो पद्य होते हैं जो मध्य के, उसे प्रतिपदा कहते हैं। तो इस तरह से स्ट्रफी से स्टार्ट होती है, एंटी स्ट्रफी में डेवलप होती है, और एंड का जो छंद होता है जो कि ऑलमोस्ट 2 लाइन्स का होता है, जो कि कंक्लूसिव, जो कि रिजल्टेंट, जो निर्णायक, जिसमें निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, वह जो छंद होता है उसे इपोड कहा जाता है। अब जब इसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है तो इसकी कुछ, एक कह दूं मैं, इसकी कुछ एक कलात्मक प्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रफी जो होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है ओड को प्रेजेंट करते हैं, पिंडारिक ओड को 30, 40, 50 पीपल जो है डांसिंग ग्रुप के अंदर। तो एक ग्रुप जो होता है वह राइट टू लेफ्ट की ओर, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की ओर स्ट्रफी को प्रेजेंट करते हुए, स्ट्रफी को बोलते हुए राइट से लेफ्ट की ओर जो है वो मूव करता है, इसलिए इसे टर्न, इस स्ट्रफी को टर्न भी कहते हैं। राइट टू लेफ्ट टर्न करते हुए गाया जाता है, ये लेफ्ट टू राइट टर्न करते हुए गाया जाता है, और इसे अप टर्न, एपोस्ट्रफी को अप टर्न भी कहते हैं। और इपोड जो होता है वह स्ट्रफी और एपोस्ट्रफी दोनों से ही इसके मीटर और इसके लिरिकल रिदम जो होते हैं, इसका रिदम, इसका लिरिक्स जो होते हैं, वह स्ट्रफी और एंटी स्ट्रफी दोनों से ही भिन्न, डिफरेंट होते हैं, जिसको कि हम इपोड कहते हैं, जो कि कंक्लूजन होता है, जिसमें क्या होता है, उस सॉन्ग का कंक्लूजन होता है, जिसे हम इपोड कहते हैं। और जनरली ये 2 लाइन्स का होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रफी जो होता है उसको संतुलित करने के लिए और उसके बैलेंस करने के लिए एपिस्ट्रफी, जो एंटी स्ट्रफी जो होता है वो डेवलप किया जाता है। तो इस तरह से ये सॉन्ग ओड जो है वो चलता है, इसके ये 3 पार्ट्स होते हैं। जबकि ये होरेशियन ओड जो होता है इसमें 2 या 4 लाइन का स्टेंजा होता है, और ये ओड जो है वो 2 या 4 लाइन के स्टेंजा को फॉलो करती हुई डेवलप होती है, जबकि इसके क्लियर 3 पार्ट होते हैं। अब एक 17वीं सेंचुरी के अंदर
17th सेंचुरी में इरेगुलर पैटर्न डेवलप हुआ। इरेगुलर पैटर्न डेवलप हुआ जिसमें 17th सेंचुरी, इसका डेवलपमेंट जो हुआ वो 17th सेंचुरी में बाद में जाकर के हुआ। इंग्लिश पोएट, जब इंग्लिश पोएट जितने भी थे उन्होंने ओड लिखना शुरू किया तो इस इरेगुलर पैटर्न को, जो पिंडारिक ओड का पैटर्न था उससे थोड़ा सा अलग पैटर्न इरेगुलर, जिसमें जो है जो स्टेंजास होते थे उनकी लाइन और उनकी लेंथ जो होती थी वो डिफरेंट होती थी। यहाँ पर जो है वो स्टेंजा की लाइन और लेंथ जो होती वो सेम होती थी, हालांकि स्टेंजा रिपीटेशन नहीं होता था। यहाँ पर स्टेंजा यूनिफॉर्म होता है और स्टेंजा का रिपीटेशन होता है। यहाँ पर स्टेंजा का जो है रिपीटेशन नहीं होता था। स्टेंजा जो है उनकी लाइन लेंथ और उसका मीटर जो है वह सेम रिदमिक पैटर्न में चलता था। उसका एक अपना जो है वो मीटर और रिदमिक पैटर्न होता था। जबकि यहाँ पर जो इरेगुलर जो ओड डेवलप हुई उसमें स्टेंजा की लाइन और लेंथ जो था वह बिल्कुल इरेगुलर था, वह एक समान नहीं थी और डिफरेंट होती थी। तो इस इरेगुलर पैटर्न के साथ जो है वह ये इरेगुलर ओड का जो है वो डेवलपमेंट हुआ और इंग्लिश पोएट जितने भी थे उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। स्पेशली जो एक ओड है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, जो कि वर्ड्सवर्थ के थ्रू वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, वह यह इरेगुलर पैटर्न के अंदर जो है यह ओड लिखी गई है ऐसी मानी जाती है। और यहाँ पर जो है पिंडारिक ओड्स के जो है वह ग्रे के द्वारा लिखी गई ओड जो है वह द बार्ड है। पिंडारिक पैटर्न में द बार्ड लिखी गई। द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी लिखी गई। वह इंग्लिश पोएट होते हुए भी ग्रे ने जो है वो पिंडारिक, एक टिपिकल पिंडारिक पैटर्न के अंदर जो है वह द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी लिखी। इसके अलावा एक और थॉमस ग्रे और बेन जॉनसन, ये माफ़ कीजिएगा, ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई और एक बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई ओड जो है वह ओड टू सर लूसियस कैरी और ओड टू सर एच मॉरिसन, यह भी जो है वो पिंडारिक पैटर्न के अंदर लिखी गई है। दोनों ही बेन जॉनसन दोनों ही इंग्लिश पोएट हैं, लेकिन उन्होंने टिपिकल पिंडारिक ओड का जो पैटर्न होता है वो फॉलो किया। इनके अलावा जितने भी कीट्स हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे मिल्टन हो, ठीक है, शेले हो, इन सभी ने क्या किया, इरेगुलर पैटर्न को फॉलो किया। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और होरेशियन जो है वो मैंने बता दिया आपको। शेले की ओड टू वेस्ट विंड, इसका जो मेन एग्जाम्पल है शेली के द्वारा लिखी हुई ओड टू वेस्ट विंड जो है वह होरेशियन ओड का एग्जाम्पल है। तो ये 3 टाइप्स कह दूं मैं, या इसके 3 अलग अलग एरा के अंदर डेवलपमेंट जो ओड का हुआ वो हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा मैंने बता दिया, एक इसमें टर्मिनोलॉजी एक आता है इपिनिशियन ओड। एक इसमें आपको ध्यान में रखने वाला जो एक शब्द है इपिनिशियन ओड। इपिनिशियन ओड क्या है देखिए, हेलेनिक गेम्स के अंदर हेलेनिक गेम्स जो मैंने बताया आपको, जो कि ग्रीस में होते थे, ग्रीस के अंदर जो गेम्स होते थे जो कि हेलेनिक एरा के अंदर, जो कि ईसा पूर्व का एरा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। हेलेनिक गेम्स के अंदर जो विक्ट्री टीम होती थी, जो एथलीट्स होते थे, उनकी प्रेज में, उनके अप्रिसिएशन के अंदर जो सॉन्ग, जो ओड गाई जाती थी, उनको एपिनिशियन ओड कहा गया है। ये आपको एक टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। एपिनिशियन ओड हेलेनिक गेम्स के लिए गाए जाने वाले ओड होते हैं। ये हमने सारी बातें की ओड की, और किस तरह से जो है बाकी लिरिकल पोएम से अलग होती है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी भाषा शैली जो है बहुत ही उत्कृष्ट होती है, एक्सॉल्टेड होती है। मैं ये सारे वोकेबलरीज, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके लिए बोल देना चाहता हूँ, जो कि इलोबरेट लिरिकल पोएम होती है, एक्सॉल्टेड होती है,
ठीक है, एंथुसियास्टिक, विगोरियस, ठीक है, यह इसके सारे जो है टर्मिनोलॉजी इसके साथ जोड़ी जाती हैं। मैंने आपको सारा बता दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ पोएट्स हैं जिनकी जो डोमिनेंट, जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डोमिनेंट ओड्स जो हैं, कुछ डोमिनेंट पोएट्स की जो डोमिनेंट ओड्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्टन की। मिल्टन के द्वारा लिखी हुई द ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, द ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर, नेटिविटी जन्म के ऊपर लिखी गई ये ओड है। इसके अंदर जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है वह when the Jesus Christ born, the whole world watch his birth as a awe and wonder and speculation। बहुत ही आश्चर्य के साथ और बहुत ही वंडर के साथ उनके बर्थ को देखा जाता है कि एक किसी अलौकिक आत्मा का जन्म हुआ है और एक बहुत ही शक्तिशाली जो है वह सोल है जिसका इस पृथ्वी के ऊपर जन्म हुआ है। इस तरह से उनके बर्थ को माना जाता है, जिसको अप्रिशिएट किया है, जिसको ग्लोरीफाई किया, उनके बर्थ को क्या किया है, ग्लोरीफाई किया है इस ओड के थ्रू, जीसस क्राइस्ट के बर्थ। इसमें माउंटेन है, रिवर्स हैं, उनको पर्सनिफिकेशन किया गया, उनका माउंटेन्स और रिवर्स का पर्सनिफिकेशन किया गया। किस तरह माउंटेन्स और रिवर्स और नेचर जो है वह भी क्या करता है, इनके बर्थ को सेलिब्रेट करता है, ऐसा इसके अंदर बताया है। माउंटेन्स एंड रिवर्स आर पर्सनिफाइड इन दिस पोयम। तो ये मिल्टन जो है उनके द्वारा लिखी गई ये ओड है। एक हम इसके अंदर देखते हैं, मिल्टन के बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आती है एक बेन जॉनसन के द्वारा, बेन जॉनसन ने ओड टू हिमसेल्फ अपने स्वयं के ऊपर ओड लिखी है। उन्होंने अपने आप को एप्रिशिएट किया है, सेल्फ एप्रिशिएशन किया है और सेल्फ एस्टेब्लिश किया है, सेल्फ रिफर्म किया है। और उन्होंने जो स्टेज के ऊपर जो एक इम्प्यूडेंस ऑडियंस जो होते हैं उनको उनके ऊपर कटाक्ष किया है, उनकी आलोचना की है, स्टेज की आलोचना की है उन्होंने। और ये लिखा है कि इम्प्यूडेंस ऑडियंस एंड स्टेज इज़ नॉट एबल टू अप्रिशिएट अ ट्रू विट एंड ट्रू विजडम। एक सच्चे जो व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको जो है ऑडियंस और स्टेज जो है उसको मौका नहीं देता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने खुद के ऊपर अपने खुद का एप्रिसिएशन, खुद की तारीफ़ की है और खुद को रिफर्म किया, खुद को एस्टेब्लिश किया है और अपने ऊपर ओड लिखी है, ओड टू हिमसेल्फ। इसके अंदर ये आपको ध्यान में रखना है, बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई ओड टू हिमसेल्फ। एक इन्हीं के लिए रॉबर्ट हेनरिक ने बेन जॉनसन, ओड ऑन बेन जॉनसन, ओड ऑन रॉबर्ट हेनरिक ने जो है रॉबर्ट हेनरिक ने ओड ऑन बेन जॉनसन लिख दी, बेन जॉनसन के ऊपर ही ओड लिखी है और उन्होंने स्वयं के ऊपर ओड लिखी है। ये थोड़ी सी आपको बात ध्यान में रखने के लायक है। एक ड्राइडेन के द्वारा लिखी गई अलेक्जेंडर्स फीस्ट। ड्राइडेन कवि थे टिमोथियस अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वही सिकंदर महान की बात हो रही है। यह ओड जो है वो अप्रोक्स 1697 के आसपास लिखी गई। अलेक्जेंडर महान जिसको हम कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, उनके ऊपर, उनके जो दरबारी कवि थे टिमोथियस जो थे, उनका एक म्यूजिशियन थे, यह म्यूजिशियन थे और इनके म्यूज़िक के पावर से
अलेक्जेंडर बहुत ही अभिभूत थे। ठीक है, म्यूजिकल पावर से अलेक्जेंडर बहुत ही अभिभूत थे। और ड्राइडन ने जो है टिमोथियस के म्यूजिकल पावर के ऊपर जो है वह ओड लिखी है, अलेक्जेंडर फीस्ट। और इसके अंदर अलेक्जेंडर के द्वारा दिया हुआ ग्रैंड फीस्ट के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन है। इट डिस्क्राइब्स द ग्रैंड फीस्ट गिवन बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। उस अलेक्जेंडर ग्रेट के फीस्ट के बारे में है। उसके अंदर फिर टिमोथियस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और टिमोथियस अपने संगीत के माध्यम से किस तरह से अलेक्जेंडर के करेज को जो है वो क्या करता है, एनकरेज करता है। अलेक्जेंडर के जो पावर है, उसका करेज है, उसका वैलर है, उसको क्या करता है, वह एनकरेज करता है। ये टिमोथियस जो है उसका कवि है, वो उसको प्रोत्साहित करता है। और उस अलेक्जेंडर फीस्ट जो है, उस अलेक्जेंडर का जो दिया हुआ फीस्ट होता है, उसमें इसके द्वारा जो अलेक्जेंडर को प्रेस किया जाता है और अलेक्जेंडर के वेलर को जो बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है और उसे बहुत ही उत्साहित किया जाता है, उसमें जोश भरा जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर जो है वो अपना सबसे बड़ा आक्रमण जो है वो पर्शिया के ऊपर, पर्शिया जिसे कि अभी ईरान कहते हैं, उस पर्शिया के ऊपर करता है और वहाँ से बहुत बड़ी विजय प्राप्त करता है। उसके पैलेस को कैप्चर करता है और उसे जला भी देता है, वहाँ के पैलेस को बर्न कर देता है। इस तरह से टिमोथियस का वर्णन है। अलेक्जेंडर फीस्ट जो है वो इनके द्वारा लिखी हुई है, ड्राइडन के द्वारा लिखी हुई है। और इसके अलावा ड्राइडन ने जो है वह ड्राइडन ने एक दो ओड और लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओड लिखी है। एनी ग्रू किलिंग ग्रू ओड ऑन एनिंग किलिंग ग्रू के ऊपर एक ओड लिखी है इन्होंने। और एक ओड इन्होंने लिखी है जो इनके सेंट ओड ऑन सेंट सिलिसियास, ओड ऑन सेंट सिलिसियास के ऊपर एंड किलिंग्री के ऊपर इन्होंने एक दो और ओड लिखी है। ये दो और महत्वपूर्ण ओड है इनकी जो ओड है, यह जो अलेक्जेंडर फीस्ट इरेगुलर स्टाइल में, यह इरेगुलर स्टाइल के अंदर लिखी गई ओड है। ये ध्यान रखना है। ओड की विषय वस्तु और उसकी स्टाइल किस तरह की है, और विषय वस्तु का ओड लिखने के पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या प्रेरणादायक कारक है, क्या मोटिवेशन है उसका, ये इसके अंदर हमको ध्यान में रखना है। तो ड्राइडन के द्वारा लिखी हुई यह ओड का ध्यान रखना है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वर्ड्सवर्थ की मैंने अभी बताया आपको, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टालिटी, यह इनकी प्रमुख जो है वह ओड है। एक द ड्यूटी ऑन ड्यूटी, यह भी ओड इनके द्वारा लिखी गई है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टालिटी जो है वो काफ़ी चर्चित है इनकी ओर। इन्होंने लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, इसमें लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, बचपन का जो इनोसेंस है, मासूमियत है, उसकी समाप्ति के ऊपर लिखा है। इसमें उन्होंने नेचर के बारे में लिखा है, उसमें इन्होंने सोल के बारे में लिखा है। इसमें इन्होंने सोल, ह्यूमन सोल के बारे में, किसके बारे में, ह्यूमन सोल के एग्जिस्टेंस, आत्मा के अस्तित्व के बारे में, और नेचर से इसको कनेक्ट किया है। नेचर और ह्यूमन सोल को आपस में इंटरकनेक्ट किया है, और किस तरह से जो लॉस ऑफ चाइल्डहुड है उसको रिगेन किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो लॉस ऑफ चाइल्डहुड, ह्यूमन सोल और नेचर को इंटरकनेक्ट किया है। ये दो बातें इसमें ध्यान में रखने की आपकी। और इनके एक फ्रेंड थे जो कि कॉलरिज, इनके फ्रेंड थे एक कॉलरिज ने इसके रेस्पॉन्स में, ये ध्यान में रखना है, कॉलरिज ने इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी के रेस्पॉन्स में कॉलरिज ने डिजेक्शन एंड ओड जो है वह लिखी, जिसमें इन्होंने जो है नेचर की ब्यूटी को, ऑडियंस जो है और जो रीडर हैं उनमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये इसमें इन्होंने वर्णन किया है। और जो ह्यूमन सोल और नेचर की जो वर्ड्सवर्थ ने बात की, उसकी कुछ हद तक जो है वह इन्होंने क्या किया है, हल्की सी इन्होंने उसके अगेंस्ट लिखा है। तो इसके अगेंस्ट लिखी हुई जो
एक ओड है डिजेक्शन एंड ओड, कोलरिज के द्वारा, एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी हुई ओड है, ये आपको ध्यान में रखनी है। वर्ड्सवर्थ की ये हमने देख ली मेन। इसके बाद आपके इसमें आएगा शैले के द्वारा लिखी हुई, पी.बी. शैले के द्वारा लिखी हुई, पी.बी. शैले के द्वारा लिखी हुई। देखिए पी.बी. शैले ने बहुत सारी ओड लिखी, ठीक है। ओड टू स्काईलार्क इन्होंने लिखी, ओड टू वेस्ट विंड लिखी इन्होंने, ओड टू वेस्ट विंड लिखी इन्होंने, ओड टू नाइट लिखी इन्होंने। ये सारी इनकी प्रमुख ओड है, इनके द्वारा लिखी हुई। ओड टू मून लिखी है, ओड टू जैन लिखी है, ओड टू मून, ओड टू जैन, ये सारा पी.बी. शैली के द्वारा लिखी हुई। ये सारे रोमांटिक पीरियड के, कीट्स है, शैली है, ये सारे रोमांटिक एरा जो थे उनके ये पोएट्स हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर और ब्यूटी का जो है इनका नेचर, ब्यूटी, इमोशन, वो सारे इनके पोएम के हिस्से होते थे। और टू स्काईलार्क, देखिए स्काईलार्क एक पक्षी है, जैसे गोरैया, जैसे हमारे यहाँ गोरैया पक्षी मिलता है, वही गोरैया यूरोप में मिलती है, जिसको स्काईलार्क कहते हैं। तो स्काईलार्क की ब्यूटी और उसकी ब्यूटी के थ्रू जो है रोमांटिक छंद जो है, रोमांटिक वर्स और रोमांटिक स्टेंजास जो है वह शैली के द्वारा लिखे हुए हैं। यह भी इरेगुलर स्टाइल में, यह भी इरेगुलर स्टाइल के अंदर लिखे हुए हैं, ये ध्यान में रखना आपको। तो ओड टू स्काईलार्क के अंदर स्काईलार्क की ब्यूटी का है, रोमांटिसिज्म का वर्णन है। और ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू वेस्ट विंड के अंदर जो है विंड को एक पावरफुल, विंड जो है उसको पावरफुल सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पर बताया गया है। विंड का पर्सनिफिकेशन किया गया है, विंड का पर्सनिफिकेशन किया गया है। विंड को जो है, पर्सनिफिकेशन का मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें लाइफ दे करके, जिस तरह से लिविंग ऑब्जेक्ट जिस तरह से जो है इंटरेक्शन करते हैं, बोलते हैं और बात करते हैं, उसी तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई करके उसमें क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह जो है वह क्वालिटीज़ दी गई हैं। तो ओड टू वेस्ट विंड के अंदर विंड को एक डिस्ट्रक्टिव सोर्स के रूप में बताया गया है, फिर भी एक प्रिजर्वर और एक एसेंशियल फॉर नेचर्स साइकिल, हमारे नेचर के साइकिल के लिए विंड जो है बहुत ही आवश्यक है। बाद में ऐसा भी बताया गया है, डिस्ट्रक्टिव सोर्स के रूप में भी बताया है इसको। इसमें यहाँ पर बहुत सारी उपमाएं विंड को दी गई है, जैसे विंड को यहाँ पर वाइल्ड स्पिरिट और मैजिशियन, वाइल्ड स्पिरिट और मैजिशियन के रूप में यहाँ पर विंड को बताया गया है। तो स्काईलार्क देखिए, हमने वेस्ट विंड देखी, स्काईलार्क के थ्रू रोमांटिक थॉट्स जो हैं वो डिपिक्ट किए हैं, एक्सप्रेस किए हैं यहाँ पर शैले ने। शैले काफ़ी माने हुए जो है पोएट और राइटर हैं इंग्लिश के। कॉलिंस का एक कॉलिंस है जिनको कहेंगे विलियम कॉलिंस। इनके द्वारा लिखी गई ओड टू इवनिंग, यहाँ पर इवनिंग के ऊपर लिखी गई ओड है। और ओड इवनिंग को जो है वह गॉडेस, एक पावरफुल गॉडेस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर इवनिंग को डे से कॉन्ट्रास्ट किया गया है, इवनिंग को ज़्यादा ब्यूटीफुल, काम और क्वाइट बताया गया है, जबकि डे जो होता है लाउड और क्या होता है वह जो नॉइसी होता है, लाउड और नॉइसी होता है डे, जबकि इवनिंग जो है काम और ब्यूटीफुल होती है, जिस कारण से जो है इवनिंग का महत्व यहाँ ज़्यादा होता है, ऐसा इस ओड के अंदर बताया है। नेचर के ऊपर लिखी गई ओड है ये, जो कि कॉलिंस के द्वारा लिखी गई ओड है। इसके बाद हम देखेंगे, हम आते हैं कीट्स की प्रमुख ओड, कीट्स के द्वारा जो लिखी गई है। कीट्स जो है, जॉन कीट्स, यह भी बहुत बड़े पोएट और राइटर हैं। इनके द्वारा बहुत सारी ओड ऑन
ऑटम, ठीक है। ऑड ऑन नाइटेंगल, नाइटेंगल भी पक्षी है एक। ऑन मेलनखली, ऑन मेलनखली। ऑड ऑन द पोएट्स, पोएट्स के ऊपर भी ऑड लिख दी इन्होंने, ठीक है। ये इनकी प्रमुख ओड्स हैं। ऑटम के ऊपर लिखा है इन्होंने, नाइटेंगल पक्षी के ऊपर लिखा है मेलनखली। देखिए मेलनखली जो ये 1819 के अंदर, 1819 के अंदर यह जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। यह भी रोमांटिक एरा के कवि हैं। इन्होंने नेचर के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर और इमोशंस के ऊपर बहुत सारे पोएम्स लिखी है। तो मेलनखली के अंदर इन्होंने लिखा है जॉय और सोरो, खुशी और दुख को आपस में कोरिलेट किया है। विदाउट सोरो देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ जॉय, बिना दुख के जॉय का आनंद, जो खुशी का आनंद जो है, खुशी को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने मेलनखली के अंदर लिखा है। मेलनखली का मतलब दुख, विलाप, लेमेंटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने सीरियस, इनका सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर सीरियस है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग बताया किस तरह से जो है वह ओड का सब्जेक्ट मैटर जो है, उसका जो कंटेंट है, उसकी जो भाषा शैली है, वह सीरियस कैसे हो सकती है। तो यहाँ मेलनखली के ऊपर लिखा है, मतलब यहाँ का विषय वस्तु कैसा है, सीरियस होगा ही होगा। उन्होंने जॉय को कोरिलेट किया है, खुश, हैप्पीनेस, खुशी को, प्लेजर को कोरिलेट किया है सोरो से, कि बिना दुख से, बिना दुख के आपको आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इस तरह से कोरिलेट किया है इन्होंने। ग्रीक स्टाइल में लिखा है। ये कीट्स की सबसे शॉर्टेस्ट, यह जो मेलनखली जो है वो कीट्स की सबसे शॉर्टेस्ट जो है वह क्या है, शॉर्टेस्ट ऑड है। और ग्रीक स्टाइल में, इसको ग्रीक स्टाइल में लिखा है, मतलब पिंडारिक स्टाइल में इसको लिखा होगा। ग्रीक स्टाइल के अंदर, ग्रीक पैटर्न के अंदर इसको लिखा है। ये इसकी प्रमुख जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। और एक मेलनखली की एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें पोएट जो है वो डायरेक्टली रीडर, मेलनखली जो ओड है उसके थ्रू पोएट जो होता है वह रीडर से सीधा कन्वर्सेशन करता है। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी इमोशन के थ्रू जो है अपने विचारों को नहीं रखता है, वह सीधा एक्सप्रेस करके रीडर से ही क्या करता है, बातचीत करता है, कन्वर्सेशन करता है। तो पोएट और रीडर जो है आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कोर्स करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये मेलनखली की जो हमने बातें जो मेन थी वो हमने यहाँ पर देखी, जो कि किड्स की ओड के अंदर जो होती हैं। एक मैंने बता दिया, एक इसमें आप एक लिखिए ओड ऑन बेंज, मार्वेल की एक ओड जो है वो आप लिख लीजिए। मार्वेल के द्वारा जो लिखी गई ओड है, कॉर्नवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। कॉर्नवेल रिटर्न्स फ्रॉम आयरलैंड, ये मार्वेल के द्वारा कॉर्नवेल जो थे उनके ऊपर लिखी गई है। ग्रे, एक मैंने अभी आपको बताया ग्रे, जो कि मैंने द बार्ड लिखी है इन्होंने। हाई एम टू एडवर्सिटी, द बार्ड, मैंने आपको बता दिया द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ये सारी ग्रे के द्वारा, प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ये सारी ग्रे के द्वारा लिखी, थॉमस ग्रे, ये कौन है, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई ओड्स है। प्रोग्रेस ऑफ पोएसी आ गया इसमें। ओड ऑन द स्प्रिंग, ओड ऑन स्प्रिंग, जैसे ऑटम के ऊपर कीट्स ने लिखा वैसे स्प्रिंग के ऊपर जो है इन्होंने लिखा। और एक और इंटरेस्टिंग है इनका, एक और इंटरेस्टिंग है द फैटल सिस्टर, ओड ऑन द फैटल सिस्टर एन ओड, यह भी इन्होंने लिखी। और इन्होंने एक अपनी ओड ऑन फेवरेट कैट, इनकी जो कैट थी, ओड ऑन डेथ ऑफ फेवरेट कैट, ठीक है, ड्राउनिंग इन द टब ऑफ
गोल्ड फिशेस के टब के अंदर डूबकर मरने वाली बिल्ली, इनकी जो फेवरेट बिल्ली थी, उसके ऊपर भी इन्होंने ओड लिखी है। तो ग्रे के द्वारा बहुत सारे द बार्ड जो है वो किंग एडवर्ड फर्स्ट की वेल्स विक्ट्री जो थी उस दौरान लिखी गई। उनके बार्ड थे, उनके कवि थे, इनके दरबार में जो गीत गाने वाले कवि थे, उन कवि से प्रेरित होकर के, उन कवि के द्वारा प्रेरित होकर के उन्होंने क्या की, द बार्ड जो है वह ओड लिख दी, जो कि एडवर्ड के वेल्स के ऊपर विक्ट्री की घटनाक्रम से जो है वह प्रेरित है। ये इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात है। जिसके अंदर जो बार्ड हैं, बार्ड ने भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी, इनकी प्रोफेसी एक की गई थी, जिसमें उन्होंने ट्यूडर डायनेस्टी जो था उसके राइज, उसके उद्भव, ट्यूडर डायनेस्टी के उद्भव की भविष्यवाणी की थी बार्ड ने। तो उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने जो है वह ग्रे ने जो है द बार्ड ओड लिख दी। द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी जो है मैंने बता दिया कि टिपिकल पिंडारिक स्टाइल में ये दोनों जो है वह ओड लिखी गई है। तो ग्रे की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टेनिसन के द्वारा लिखी हुई, मैंने बता दी थी आपको एक तो पहले ही, ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के ड्यूक जो थे उनकी डेथ के ऊपर लिखी गई। और एक जो इम्पोर्टेंट है, टू वर्जिल भी एक महान जो है वह राइटर थे, उनके ऊपर इन्होंने ओड लिखी थी। दो इम्पोर्टेंट ओड है इनकी, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक बायरन की एक ओड जो है वह भी आपको ध्यान में रखना है। बायरन के द्वारा लिखी हुई ओड जो है वह आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन शासक थे उनके ऊपर लिखी गई है। और टू थॉमस मूर के ऊपर, थॉमस मूर के ऊपर लिखी गई ओड जो है वह बायरन के द्वारा लिखी गई है। ये कुछ प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट ओड्स के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की, जो कि आपको आपकी जानकारी में रखनी है। एडवर्ड यंग के द्वारा ओशन, एडवर्ड यंग ओशन, एक ओशन और एक एन ओड, ये दो ओड जो हैं वह इन्होंने एडवर्ड यंग ने भी लिखी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ओड जो है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनती हैं और किस तरह से ओड जो है अलग अलग राइटर्स और जो पोएट हैं उनके द्वारा लिखी गई है। शेक्सपियर का नाम हमने नहीं देखा, शेक्सपियर ने ओड नहीं लिखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है। शेक्सपियर ने ओड नहीं लिखी है, जॉन डोन ने भी कोई ओड नहीं लिखी है। दो जो प्रमुख राइटर हैं, पोएट हैं इंग्लिश के, उनके नाम कोई ओड नहीं आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओड के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली। और भी आपकी जानकारी चाहिए तो हमारे जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उससे हमसे ज़रूर जुड़िएगा और हमसे कन्वर्सेशन करिएगा, हमसे मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट शेड्यूल जो है हमारा जो अगले टॉपिक के साथ जो है इस सीरीज़ का होगा, तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा और पाथफाइंडर एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करने में कंजूसाई मत करिएगा। लाइक करिए क्लास को और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।